हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अपने चैनल स्टडी विद समीर पर। 10th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर 4 कृषि, आज इसका पार्ट 2 कराने वाले हैं हम। पार्ट 1 हमने करा दिया है, जाके चैनल पे जाके पार्ट 1 देख लें। आज इसका पार्ट 2 है और इस पार्ट 2 में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं अखाद्य फसलें। अखाद्य फसलें कौन सी होती हैं? अखाद्य फसलें वो होती हैं जिन्हें हम खा नहीं सकते लेकिन यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ये खाने से अलग हैं फसलें, ये अन्य कामों के लिए उगाई जाती है। उसमें सबसे पहले आती है रबड़। रबड़ के बारे में अगर हम पढ़ें तो रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है और इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यानी कि रबड़ की फसल को पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा। और रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। रबड़ बहुत ही महत्वपूर्ण कच्चा माल है उद्योगों में, यानी कि कारखानों में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। और आप सब जानते भी, रबड़ की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलों में सबसे पहले कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्यदार रेशेदार फसलें हैं। और इनमें से पहली 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती हैं और चौथा रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होती है। तो यानी कि जो रेशम है वो रेशम के कीड़े से प्राप्त होती है। बाकी जो कपास, जूट और सन, ये तीनों ही मिट्टी में उगाई जाती हैं। बस रेशम जो है रेशम के कीड़े के द्वारा बनाई जाती है पेड़ों पर, जो मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। तो जो रेशम का कीड़ा है वो मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन कहलाता है। तो रेशम को बनाने के लिए रेशम के कीड़ों को पाला जाता है। अब आते हैं कपास पे। कपास, भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। यानी कि कपास के पौधे का अगर मूल स्थान देखें तो वो भारत ही है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है और कपास उत्पादन में भारत का विश्व में 3रा स्थान है। और दक्कन के पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यानी कि कपास उत्पादन के लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। यह एक खरीफ की फसल है और इसे पककर तैयार होने में लगभग 6 से 8 महीने लगते हैं। कपास की फसल एक खरीफ की फसल है और इसको लगभग तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। अब आता है जूट। जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है और इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, इसे ज़्यादा गर्मी की आवश्यकता होती है। और ये उगाया कहाँ कहाँ जाता है? पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा तथा मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। और इसकी उच्च तापमान और उच्च लागत के कारण कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री, विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाज़ार में इसकी मांग कम हो रही है। यानी कि ये महंगी मिलती है। भाई जूट की आपने बोरियां देखी होंगी, अनाज की बोरियां जो आती हैं, तो ये काफ़ी महंगा पड़ता है बोरियों के हिसाब से भी, इसलिए अब बाज़ार में इनकी मांग कम होती जा रही है और बाकी इनकी जगह रेशम और नायलॉन के थैले आ गए हैं या कट्टे आ गए हैं जिसमें सामान पैक होता है। लेकिन पहले पूरा थोड़े, अगर ज़्यादा नहीं 10-15 साल पहले अगर हम देखें तो चावल और गेहूँ ज़्यादातर चीज़ें बोरियों में पैक होकर आती थी, पटसन की बोरियाँ। आज भी बोरियों में आता राशन। अब आता प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। जैसा कि पहले बताया गया है कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है और सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश के बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेती बाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। यानी कि आज भी अगर किसान देखा जाए तो किसान मतलब खेती को बढ़ाने के लिए मानसून पर निर्भर है, पानी के लिए। जैसे मानसून का मौसम आता है जून जुलाई के बाद, तो उसमें बारिश होती है, किसान उसी पर निर्भर रहता है अपनी फसल के लिए। या भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर रहता है कि भूमि कितनी उपजाऊ है प्राकृतिक रूप से। लेकिन 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर तकनीकी एवं संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। भाई 60% से अधिक लोगों की जो आजीविका है, जीने का साधन है, वो कृषि है। अब कृषि में सुधार लाना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए गए? तो पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। अब पंचवर्षीय योजना क्या होती हैं? आज़ादी के बाद 5 साल के लिए किसी एक लक्ष्य को चुना जाता है
किसी भी एक मुद्दे को उठाया जाता है और 5 साल तक उस पर मेहनत की जाती है। तो सबसे पहली जो पंचवर्षीय योजना चली थी सन 1950-51 में, उसमें 5 साल के लिए सिर्फ भूमि पर ध्यान दिया गया था कि भूमि में कैसे सुधार लाया जाए, और जब भूमि सुधरेगी तो खेतीबाड़ी भी अपना आप ही सुधरना शुरू हो जाएगी। तो 5 साल तक यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था, और भूमि सुधार के कानून तो बने परंतु इन्हें लागू करने में ढील की गई। भूमि सुधार के लिए कानून बने लेकिन इनको लागू करने में ढील हो गई। 1960 और 70 के दशक में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। यानी कि 1960-70 के दशक में 10 साल के अंदर भारत सरकार ने कृषि सुधारों की शुरुआत की, परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। लेकिन फिर भी विकास ज़्यादा नहीं फैल पाया, कुछ ही क्षेत्रों तक विकास रहा, यानी कि भूमि सुधार ज़्यादा क्षेत्रों तक नहीं हो पाया। इसलिए 1980-1990 के दशक में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। यानी कि 80 और 90 के दशक में दोबारा सुधार शुरू करे गए, और अब की बार जो सुधार थे विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, उसमें तकनीकी सुधारों पर आधारित था। अब की बार तकनीकी सुधार करने थे। तकनीकी सुधार कैसे? तकनीकी सुधार इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। यानी कि 1980-90 के दशक में आकाशवाणी रेडियो आप सुनते हो, हमारे भारत का सबसे बड़ा रेडियो केंद्र है, और उसमें रेडियो की शुरुआत में किसानों के लिए न्यूज़ वगैरह और किसानों के लिए मानसून की जानकारी वगैरह, मौसम की जानकारी से रिलेटेड रेडियो में बातें बताई गई ताकि किसान उसको सुने और सुनकर अपनी खेती पर ध्यान रखे। कहने का मतलब क्या है? रेडियो में सूचना दी गई किसानों को बारिश वगैरह से संबंधित, और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए गए। यानी कि किसान कैसे कृषि कर सकता है, कैसे कृषि को अच्छी कर सकता है, और कृषि के रेट कितने चल रहे हैं और इस फसल के रेट कितने चल रहे हैं बाज़ार में, ये सब जानकारी रेडियो के द्वारा किसानों को मिलने लगी बाद में। अब कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। यानी कि कृषि का जो है हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में, रोजगार में और उत्पादन में क्या क्या योगदान है? अर्थव्यवस्था में, रोजगार में और उत्पादन में। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। जैसे इंसान के शरीर में रीढ़ की हड्डी है, अगर रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए तो इंसान खड़ा नहीं हो सकता। तो ऐसे ही हमारा भारत जो खड़ा है वो खेती की वजह से खड़ा है। अब सकल घरेलू उत्पाद में, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? हमारे भारत की टोटल नेटवर्थ या हमारे भारत की कुल उत्पाद में कृषि के योगदान का अनुपात 1951 से लगातार घटने के उपरांत भी यह 2010-11 में देश की लगभग 52% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का साधन थी। 52% जनसंख्या हमारे देश की आज भी कृषि से ही रोजगार प्राप्त करती है। हाँ, 1951 के बाद से रोजगार घट रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन 1952 के बाद से 1951 से लगातार हमारी खेती घट रही है, लेकिन 2010-11 की रिपोर्ट के मुताबिक 52% लोगों को जो रोज़गार है वो हमारी खेती पहुंचा रही है। अब कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इसके आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किए हैं। आधुनिकीकरण का मतलब कृषि को अब टेक्नोलॉजी में लाना है, कृषि को अब आगे बढ़ाना है, और कृषि को जितना से जितना ज़्यादा उत्पादन हो सके उतना ज़्यादा उत्पादन करना है, ताकि हमारी धीरे धीरे आबादी बढ़ रही है उसके हिसाब से अनाज भी बढ़ना चाहिए, उत्पादन भी बढ़ना चाहिए, और फल सब्जी भी ज़्यादा उगनी चाहिए ताकि लोगों को आसानी से प्राप्त हो सके। अब पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना भी की जा रही है ताकि पशुओं की संख्या भी बढ़ाई जा सके। तो कहने का मतलब क्या है? आज हमारा चैप्टर आज के लिए किसान कृषि में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं और जिसके कारण कृषि में रोजगार घट रहे हैं। तो किसान कृषि में पूंजी यानी कि पैसा कम खर्च कर रहे हैं और कृषि में रोजगार घट रहे हैं। अब वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव है? अब वैश्वीकरण आप सभी जानते हैं। वैश्वीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़कर देखा जाता है, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान। आज के समय में वैश्वीकरण आप सब नोटिस भी कर सकते हो। कैसे? आज के समय में अगर हमें कोई वस्तु चाहिए और वो वस्तु अमेरिका की है, तो आज के समय में हम सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग करें अमेज़ॉन वगैरह पर, तो वो अमेरिका की भी है तो भी हम तक पहुंच जाएगी। तो ये वैश्वीकरण की वजह से हुआ है। वैश्वीकरण की वजह से आज हम किसी भी देश की वस्तुएं अपने देश में मंगा सकते हैं आराम से, और अपने देश की वस्तुएं किसी भी देश में भेज सकते हैं आराम से, बिल्कुल। और दूसरा वैश्वीकरण का उदाहरण है सेवाओं का आदान प्रदान। सेवा का मतलब आज हमारे
देश के जो नागरिक हैं या मज़दूर वगैरह हैं वो दूसरे देशों में जाकर काम करते हैं, सऊदी अरेबिया, दुबई और अमेरिका वगैरह, वहाँ पर जाके काम करते हैं, वहाँ सेवा देते हैं और वहाँ से धन कमाते हैं और अपने देश भिजवाते हैं। और बहुत से विदेश के लोग भी हमारे भारत में आकर काम करते हैं। तो कहने का मतलब है वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान वैश्वीकरण में चलता रहता है। लेकिन वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? देखो, वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है। उपनिवेश काल में भी यही स्थिति मौजूद थी। 19वीं शताब्दी में भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे। 19वीं शताब्दी में आज भी गरम मसाले भारत से निर्यात किए जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में शामिल है। आज भी गरम मसाले भारत से ही निर्यात किए जाते हैं दुनिया भर के देशों में। और हमारा देश एक टाइम पर मसालों और कपड़ों में दुनिया में सबसे आगे हुआ करता था और आज भी गरम मसाले में हम सबसे आगे हैं। ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी भारत के कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए। अंग्रेजी व्यापारियों ने जब देखा भारत के अंदर कपास के क्षेत्र बहुत बड़े बड़े हैं तो उसकी ओर आकर्षित हुए। भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया गया। तो भारतीय कपास को ब्रिटेन ले जाया गया ताकि सूती कपड़े बनाए जा सकें और कच्चे माल के रूप में उसका इस्तेमाल किया जा सके। यानी कि यहाँ से कच्चा कपास ले गए, वहाँ जाके कपड़े बनाए। आपने 1917 में बिहार में हुए चंपारण आंदोलन के बारे में तो पढ़ा होगा। हाँ, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा हिस्ट्री की बुक में कि गांधी जी ने सन 1917 में बिहार के चंपारण ज़िले में सबसे पहला आंदोलन शुरू करा था अपनी भारत की पहली यात्रा पर। यानी कि जब गांधी जी सन 1915 में भारत लौटे थे तो 15 और 16 उन्होंने सिर्फ 2 साल भारत का दौरा किया, यानी कि घूमे भारत। और घूमने के बाद उन्होंने ये देखा कि भारत किस तरह से गुलाम है और उसके बाद सन 1917 में सबसे पहले गांधी जी ने बिहार के चंपारण में सबसे पहला आंदोलन चलाया। और चलाया जो था वो किस लिए चलाया था देख लेते हैं। इसकी शुरुआत इसलिए हुई कि इस क्षेत्र के किसानों पर नील की खेती करने के लिए दबाव डाला गया था। यानी कि गांधी जी ने जो बिहार के चंपारण ज़िले में आंदोलन चलाया था वो इसलिए चलाया था कि वहाँ के किसानों को ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी और उनके ऊपर दबाव डाला जाता था। अब नील की खेती क्यों करवाई जाती थी ये भी पढ़ लेते हैं। क्योंकि नील ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल था। भाई, नील से कलर होते थे कपड़ों पर, तो ब्रिटेन वासी नील यहाँ उगवाते थे और अपने ब्रिटेन मंगवाते थे उस नील को, और उस नील का कलर जो है वो कपड़ों पर किया जाता था। अब 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कैसे? भारतीय कृषि विश्व की विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है। यानी कि भारत की जो कृषि है विश्व के जो विकसित देश हैं उनसे टक्कर नहीं ले पा रही है। और भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है तो सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति सुधारने पर जोर देना होगा। छोटे किसान जो हैं उनकी स्थितियों को अच्छा करना होगा ताकि वो भी मेहनत करें और खेतीबाड़ी को बढ़ाएं। अगर हम सिर्फ बड़े बड़े किसानों पर ध्यान देंगे, छोटे किसानों पर ध्यान नहीं देंगे तो छोटे किसान खेती करना ही बंद कर देंगे, जिसकी वजह से खेती हमारी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो कहने का मतलब है भारतीय कृषि को अगर सक्षम और लाभदायक बनाना है तो छोटे किसानों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। वास्तव में कार्बनिक कृषि का आज अधिक प्रचलन है। कार्बनिक कृषि का मतलब है रासायनिक खाद छिड़की जा रही है आजकल खेतों में। रासायनिक खाद इसलिए छिड़की जाती है ताकि जल्दी से जल्दी फसल उगे कम समय में ही, और क्योंकि यह उर्वरकों तथा कीटनाशकों जैसे कारखानों में निर्मित रसायनों के बिना की जाती है और इसलिए पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी नहीं पड़ता। और लेकिन जो हमारे देश में 2 तरह की खाद हैं, एक देसी खाद है और एक उर्वरक है। उर्वरक का अगर हम प्रयोग करते हैं तो उससे हमारी उर्वरक क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। उर्वरक होता है कारखानों में बनाई जाने वाली खाद। अगर उसे हम खेतों में डालते हैं तो वो शुरुआत में तो अच्छा काम करेगी, यानी कि वो खेती बहुत तेज़ी से बढ़ाएगी, फसल बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाएगी, उत्पादन बहुत ज़्यादा करेगी, लेकिन धीरे धीरे वो मिट्टी की उर्वरता को ख़त्म कर देगी। और एक देसी खाद होती है जिसे हम सब गोबर खाद कहते हैं। गोबर खाद पुराने समय से यूज़ हो रही है, पुराने समय से लोग उसे ही पुराने समय से डालते हैं और वो खाद भले ही थोड़ा सा उत्पादन कम करे या थोड़ी सी लेट करे, लेकिन वो खाद मिट्टी की उर्वरता को कभी ख़त्म नहीं होने देती। इसलिए भारतीय किसानों को खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए और इससे आमदनी अधिक होगी। तो भारतीय किसानों को महंगी फसलें उगानी चाहिए ताकि इससे आमदनी ज़्यादा हो। अब इसी के साथ आज का ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और आज हमने कृषि के बारे में जाना और ये वीडियो का दूसरा पार्ट था। आज पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो 5वां चैप्टर होगा। और हम सभी जानते हैं कि कृषि हमारे भारत के लिए कितनी ज़रूरी है। आधे से ज़्यादा लोगों का रोज़गार भी कृषि है और आधे से ज़्यादा आबादी भी हमारी गाँव में रहती है, गाँव में निवास करती है। तो कृषि को बढ़ाना इसलिए ज़रूरी है, जैसे जैसे दिन प्रतिदिन आबादी बढ़ती जा रही है उसके हिसाब से उत्पादन भी बढ़ना चाहिए, यानी कि खाने पीने की वस्तुओं को भी उत्पादन होना चाहिए ताकि
लोगों को किसी चीज़ की कमी ना महसूस हो। तो इसी के साथ आज हमारा चैप्टर 4 जो है कंप्लीट होता है कृषि। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों को। और ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो बनाने के लिए मुझे कमेंट्स भी करें और ये भी बताएं कि मैं किस किस सब्जेक्ट को किस किस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाना शुरू करूं और किन किन सब्जेक्ट को पढ़ाना शुरू करूं। और आपको किसी भी तरह का अगर डाउट हो तो मेरा नंबर ले लीजिए 9911642102। थैंक्स फॉर ऑल।